वेलकम पुष्पेंद्र भाई, कैसे हैं बहुत आप? बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह का देखिए। करम और आपकी आपकी दुआएं हैं। जी थैंक यू। बस वो हमारे यहाँ एक एक्सप्रेशन है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। बहुत ये खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इस्तेमाल होता था जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, उनको अच्छा, उनको प्रेज करने के लिए कि ये सब अच्छा, अच्छा। कर्म, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, यानी वो मिस्टर ज़ियाउल हक को, कि बात अब तक बनी हुई है। तो जो बनी हुई। बात अब तक भारत में बनी हुई है, वो तो चलिए बनी हुई है, लेकिन कुछ बिगड़ भी रही है। और पुष्पेंद्र भाई, आपने ये डिस्कोर्स बहुत फैलाया खुल के बात करने का। आपने कहा कि ये बात अब होनी होगी, ये बात हम करें। तो आज आप और मैं कोई आपस में सवाल जवाब नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी अपने परिचय में कहा, कि आप उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने इसको कैंडिड तरीके से, बिला तकल्लुफ तरीके से इस बात को उछाला। आपने कहा कि नहीं, इसमें बात होगी। तो वो बात करने का जो पैशन है, वो आज के लम्हे आपको कहाँ लेकर आया है? ताहिर भाई, एक चीज बड़ी उसके साथ कहना चाहता हूं कि मैं जब आज का पुष्पेन देखता हूं जो 25 साल की सहाफत के बाद दिखता है, तो मुझे लगता है कि मैं आज वहां पहुंच गया हूं जिसे जहां मैं पैदा हुआ था। और उस वक्त का दौर वो दौर था कि जब हम अकेले थे और मुसलमानों की मेजोरिटी थी और दूर दूर तक कोई हिंदू नहीं होता था। लेकिन हमें हिंदू होने का एहसास नाम से था, लिहाजा हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना रोजा नमाज ज़कात वो सब चीजें जिंदगी की वैसी थी। और उस वक्त जब हमारे वहां सीनियर्स डिबेट करा करते थे जो अब हिंदुस्तान की सियासत में है, तब मैं ये सुनता था धीरे धीरे, क्योंकि उससे पहले एक बड़ा सान्या हमारे यहाँ हो चुका था। आप जानते हैं कि वहां 1979 में कैंपस के अंदर जो है हिंदुओं को निशाना बना करके वो गड़बड़ की गई। तो उस इसकार ने मुझे एक तरीके की ये मजबूती दी कि मैं इससे भागूं या इस पे बात ना करूं। जबकि मेरे 3 बड़े भाई थे, वो लोग बहुत ज्यादा कभी वहां की सोशल लाइफ में वो नहीं रहे, वो सब इंजीनियरिंग वगैरह की नौकरी पे चले गए। मैं उसमें स्पोर्ट्स की लाइफ में रहा और शाम में ढाबों पे बैठना देर रात तक। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझना चाहिए ये साइक क्या है, ये क्या वजह हो सकती है कि 40,000 लोगों के बीच में एक या दो फैमिली रहें और कोई 100 किलोमीटर दूर कहीं कोई झगड़ा हो और उस झगड़े का कोई हिंदू मुस्लिम शायद कोई रिश्ता हो, उसका असर इस कैंपस में और वहां भी जहां जीरो बट के आसपास पॉपुलेशन हो और उनके साथ में इतना जारहाना आपने बर्ताव किया। मैं उसको समझने के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि हम क्लास करने जाते थे 2 बजे के बाद, फिर हम स्पोर्ट्स में जाते थे, फिर शाम में 8-9 बजे के बाद ढाबों पे बैठते थे। तो वो तमाम जो बड़े दानिश्वर उस जमाने के लीडर्स हुआ करते थे हमारे यहाँ के पॉलिटिकल, उनकी मैं बातें सुनता था। और मैं शायद समझ लीजिए कि 6-7 साल तक लगातार मैंने सिर्फ सुना है। और उस सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मसला कुछ और है। और ये मसले में ये अपनी बात को, क्योंकि यहाँ खुल के कहते हैं कि यहाँ इनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और हमारी कोई हैसियत उसमें ऐसी नहीं थी कि हम बैठे हैं तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला हो या वो कोई बड़ा एहतियात बरतते हो। और शायद यही वजह है कि मैं आई वाज ए गुड लिसनर। तो बहुत कुछ मैंने वो सब सुना, वो सब बातें सुनी। तो मैं सोचता था कि अगर अगर ये इनकी सोच है, तो मैं तो सियासी तौर पे बहुत नील आदमी था, मुझे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का पता नहीं था। तब मैं सोचता था तब तो फिर हिंदुस्तान में इनके साथ जो हो रहा है फिर ठीक ही हो रहा है। अगर इनकी सोच ये है और इतनी खतरनाक सोच है और ये इस तरीके से चीजों को देखते हैं, हमने तो कभी इमेजिन नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं, वहां के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जाना चाहता था, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन हमारे लिए तो स्पेस ही नहीं थी, वी एब्सोल्युटली निल। तो मुझे, जब मैंने सब कुछ करा वहां से जर्नलिज्म किया, तो मुझे ये ख्याल आया कि मैंने कहा कि क्या हो सकता है कि मैं जर्नलिज्म करूं और जर्नलिज्म के जरिए मैं अपनी बात को रख सकूंगा, शायद लोगों से बात करूंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा। लेकिन एक 20-25 साल जिंदगी की दाल रोटी की भाग दौड़ में वो तमाम सारी चीजें छूटती चली गई। और फिर दिल्ली के अंदर जब मैं मीडिया में आया तो मुझे लगने लगा कि ये मीडिया भी जो है, ये सच बात कोई बात कहने से, यानी आपसी गुफ्तगू में भी एक ऐसी लाइन खींची हुई थी कि अगर आपने कोई सवाल पूछ दिया ऐसा जो थोड़ा सा लोगों को सुनने की आदत नहीं थी, सडनली लोग ब्रांड कर देते थे आपको। तो अब क्योंकि नौकरी करनी थी तो बीबीसी में भी रहा, और बीबीसी में इत्तेफाक से जब मैं था तो ये जो अपने सीताराम येचुरी साहब की जो
घर से हैं, मोहतरमा वो उसकी हेड हुआ करती थी। तो मैं देखता था कि इजराइल का पीएम आ रहा है तो पता चला उसके खिलाफ वहां आप हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। और वही मैं देखता था कि वहां एक आध कोई आदमी राम मंदिर की बात करता था तो लोग मुझसे कहते थे कि पुष्पेंद्र ये सब लोग जो है ना ये बड़े बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। तो मैं सोचता था ये नैरेटिव क्या है कि आप जो करें वो तो लिबरलिज्म है और दूसरा कोई बात खोले तो वो कम्युनलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा सफर रहा और एक दिन यकायक मुझे कर्नल RS सिंह, JD बख्शी, इन लोगों ने मुझसे कहा कि पुष्पेंद्र जो इस्लाम के बारे में हमारे देश में सरकारें नहीं बोलती, समाज के अंदर एक अनसीन फियर है कि हर आदमी बोलना नहीं चाहता, अपनी बात ही नहीं कहना चाहता, उस पर सवाल भी नहीं खड़ा करना चाहता। तो क्योंकि तुम अलीगढ़ से हो और तुम उस जिंदगी को जिए हो तो शायद तुम बोल पाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोग रटी रटकाई बातें बोलते हैं। तो इस तरीके से ताहिर भाई वो तय हुआ कि कुछ बातों को पहले साफ किया जाए और कुरान मजीद और इस्लाम के हवाले से पहले इस बात पे बात की जाए कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो जो कुछ बताया जाता है उसके बारे में क्या वो सच में वही है, या हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में कोई अजीबो गरीब किस्म का ख्वाब है जिसे यहाँ की सरकारें सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। और उसके बारे में लोग हमेशा इस देश में सेकुलरिज्म की बात जब भी होती है तो सेकुलरिज्म की शुरुआत इससे होती है कि पुष्पेंद्र साहब जब भी सेकुलर होंगे जब वो ये कहेंगे कि मेरे 2 दोस्त मुसलमान हैं और वो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं और बड़ा अच्छा गाना गाते हैं और देखो वो तो क्या कहते हैं सबकी बात करते हैं, वो तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तो वो 2 मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में हर आदमी के इस देश में मुसलमानों की सोच की गारंटी लिए हुए हैं। लेकिन वो 2 मुसलमान जब आपके साथ कोई जाति हो जाए तो वो खामोश हो जाते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं या वो ये मान के ही चलते हैं कि नहीं आपको तो ये बर्दाश्त करना ही करना है, आप ही को सुबह से शाम हमको सर्टिफिकेट देना है कि यू आर ए सेकुलर एंड यू आर ए स्टोन सेकुलर और हमें कोई सब नहीं देना। हम जो है वो माइनॉरिटी में हैं और हमारे साथ तो जो है नेहरू ने गलत किया, गांधी ने गलत किया, पटेल ने गलत किया। तो कुल मिलाकर के जब मैं उन लोगों के नाम सुनता था कैंपस में कि सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल और खलीकुज्जमान साहब, और जब इन सबके नाम बाद में पता चला ये तो बड़े हार्डकोर लोग थे, इन्होंने तो पाकिस्तान बनाया, तो वो पूरा नैरेटिव ही हमारे कैंपस में एक अलग तरीके से चलता था। और उसमें एक बड़ा नैरेटिव था, जब मैं 12 साल पाकिस्तान की नौकरी में था तो वो मुझे लगा कि बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी लोग ये कहते थे कि जब हिंदुस्तान में मुगल थे, यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो मुगलों से अंग्रेजों ने हुकूमतें ली और आज जब अंग्रेज जा रहे हैं तो फिर ये हुकूमत जो है मुसलमानों के हाथ में देनी चाहिए, ये हिंदुओं के हाथ में क्यों दी जा रही है, इस किस्म की बातें चलती थी। तो शायद उस वक्त हमारा इतना हमारा एक्सपोजर नहीं था तो ये समझ नहीं पाया मैं। यही मैंने बात पाकिस्तान में भी कई बार ढाबों पे सुनने को मिली मुझे, तो मुझे लगा कि ये कोई एक ही साइकोलॉजी है। और एक तरफ जिन्ना थे, उन्होंने साफ साफ कहा और खुल के कहा, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का स्थिति यह है कि हम मौलाना आजाद को उस वक्त तक तो अच्छे लगते हैं, मौलाना आजाद जब तक वो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब ये बहस चलती थी तो सर सैयद मॉडल और जिन्ना मॉडल की बात होती थी। तो जिन्ना तो चले गए थे तो जिन्ना का नाम उस तरीके से नहीं लेते थे, लेकिन कहते थे सर सैयद मॉडल अच्छा है या मौलाना आजाद का मॉडल अच्छा है। तो सर सैयद को था और उसमें फिर ये भी हुआ कि मौलाना आजाद एक ट्रेन में बैठ के अलीगढ़ से निकल रहे थे, रास्ते से वहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के चढ़े तो उन्होंने उनके मुंह पे थूका कि तुम जैसे गद्दारों की वजह से ऐसा हो। तो इस तरीके की चीजें थी। तो कुल मिलाकर के इस 25 साल के सहाफत के सफर के बाद मुझे लगा कि मुझे अब कुछ कहना चाहिए, और शायद अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं अपने साथ भी जाती करूंगा और मुझे ये लगेगा कि फिर मुझे दूसरे से भी ये हक नहीं है कहने का कि लोगों को बोलना चाहिए। तो मैंने सिंपल ये कहा कि आप हमें ये बताएं कि इस्लाम कहा जाता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैंने कोई किताब पे सवाल नहीं उठाया। अगर इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस है तो जो आपके 53-54 मुल्क है भाई, वहां कोई दूर दूर तक ऐसा आदमी नहीं है जो इस्लाम के बारे में कुछ गलत भी सोचता हो। तो ना वहां पर शांति है, ना जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है न वहां शांति है, जहां मेजॉरिटी में है न वहां शांति है, और सारी जगह दुनिया में कन्फ्रंटेशन इस्लाम के साथ हो रहा है, दूसरी सिविलाइजेशन का। तो ये बात इस्लाम को तय करनी है कि क्या इस्लाम के बारे में ये जो फैलाया गया इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, तो पीस है कहां पर। तो फिर जब हम आए थे 88 के अंदर दिल्ली, तो उस वक्त तो पता चला ये कश्मीर का मामला हुआ था, तो हमारी सहाफत का सफर शुरू हो रहा था। उसी वक्त सब ये कुछ हमने देखा, तब लगा कि हमको ये मुसलमान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक सामूहिक तौर पे या कलेक्टिवली एक ऐसा झूठ बना लिया है लोगों ने कि देखिए मुसलमान जो है ना वो इसमें कुछ मुसलमान खराब हैं, इस्लाम ऐसा नहीं कहता।
तो ये बहुत दिन तक चला। और मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुसलमान गड़बड़ हो सकता है, कुरान से कोई मतलब नहीं, और कुछ मुसलमान। तो ये कुछ मुसलमानों को मैंने ढूंढना शुरू किया कि कुछ मुसलमान जो पिछले 50 साल में मेरी जिंदगी में आए वो कहाँ हैं और क्या होता है। तो मुझे लगा कि मुसलमान पढ़ा लिखा हो, मुसलमान बड़ा एजुकेटेड भी हो, मुसलमान सब वो वहां तक तो बात करता है, लेकिन जैसे ही बात आप कुछ किताब के ऊपर बात करने लगे कि जनाब उसमें कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो वो एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ यूपी में कहा जाए हत्थे से उखड़ जाना, तो वो एकदम मतलब एकदम उसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई खास किस्म का जिन अंदर आ गया और वो फिर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो इस नुक्ते नजर से बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, आप मुसलमान जो लीडरान बहुत सारी बातें भी कहते हैं, आप उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। आज भी हिंदुस्तान में मैं बार बार ये कहता हूं कि 1946 का जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं, अगर आप उस नतीजों को देख लें तो उसमें से बहुत सारे मुस्लिम लीडर जीते, मुस्लिम लीग के लोग जीते, क्योंकि 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, उसमें 29 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए वोट दिया, भारत पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, जिना के उस स्लोगन पे वोट दिया, वो लोग तो यहां से गए नहीं, वो तो 1-2% गए। और ताज्जुब की बात यह है असलम भाई के वो मुस्लिम लीग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां सब जगह वो गायब हो गई, और धीरे धीरे पता ये चला कि मुस्लिम लीग सारी की सारी जम कर गई कांग्रेस के अंदर। तो वो जो एलिमेंट था, वो जो डीएनए था, वो आपने कांग्रेस के में चले गए, और फिर उसके बाद में डिफरेंट पार्टियां बनी, रीजनल पार्टियां आई, उसमें लोग चले गए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा खेल है कि चोर से कहो चोरी करो और हम यहां देखभाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान भी बनवा दिया और तमाम सारी बातें भी हो गई, और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा धड़ा यहां रहा, और फिर यहाँ ये नैरेटिव चलाया गया सारे धर्म बराबर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब स्लोगन चले, जो आज लोगों को लगता है कि भाई अगर ये सब स्लोगन थे तो मुल्क भी बटा, लाखों लोग भी बने। और मुल्क बटते वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना बजरंग दल था, तब भी एक बहुत हिंदुस्तान के सेकुलर लीडर थे, तमाम सारी चीजें हुई। तो कुछ चीजें हुई, और फिर जो पहले शिक्षा मंत्री बने 1947 से 1958 तक, और फिर उसके बाद हुमायूं कबीर बने, फखरुद्दीन साहब बने, फिर आपके नूरुल हसन साहब बने, तो मुझे एनसी छागला बने, और 2009 में तो जेंटलमैन मिस्टर अशरफ अली फातमी जो दरभंगा के एमपी, वो इनका 6 एजुकेशन मिनिस्टर बने। और इन लोगों ने भारत के इतिहास को क्या लिखा है इसमें ये समझ, तो हम सब लोगों ने वही पढ़ा जो झूठ था। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में अगर है तो सीधे सीधे उसको एड्रेस करो, और अगर किसी को बुरी लगती है तो वो जवाब दे। और कोई मारकाट करने की बात करता है तो ठीक है भाई, सलमान रश्दी ने कुछ लिख दिया तो आपने उसकी गर्दन पे अनाउंस कर दिया, तस्लीमा नसरीन के ऊपर अनाउंस कर दिया। लेकिन इस सक्सेसिव दौर में ये भी हुआ असलम भाई कि जो हमारी यहाँ हुकूमतें थी ना, उन्होंने भी एक तरीके से मुसलमानों को एक कमोडिटी बना के अलग रखा, और कहा कि नहीं 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 नहीं, वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल प्रोटेक्ट यू। और उनके प्रोटेक्शन के सिलसिले से ये चीजें चली, और मुसलमानों की नाजायज मांगों को, नाजायज बातों को एक तरीके से हिंदू मेजोरिटी को, जिसे कह सकते हैं कि हिंदू मेजोरिटी ने कभी देश आजाद हुआ तो वो अपने काम में लगी, तो उसने उस तरीके से सोचा नहीं, तो हिंदू मेजोरिटी को इग्नोर किया गया पूरे देश में। कभी हिंदू मेजोरिटी ने ये नहीं कहा, आज आप ये आवाजें सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन उस जमाने ये आवाजें नहीं थी। लोगों ने ये मान लिया था कि भाई मुस्लिम एक प्रॉब्लम थी, और उस वक्त उनके कुछ हुकूमतों का मामला था, जिन्ना था, चलो भाई अब ये सेटल हो गया। लेकिन वो सेटल नहीं हुआ, बल्कि वो जो बहुत ओपन था, अब साइलेंटली वो एक, जैसे कह सकते हैं कि वो बीमारी है डायबिटीज, वो धीरे धीरे होती रहती है, पता नहीं चलता है आपको। तो उस तरीके से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का रिश्ता, मुसलमानों का भारत के साथ रिश्ता, मुसलमानों का हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, पारसियों के साथ, किसी के साथ भी रिश्ता जो है वो उस तरीके का नहीं है। ये तो पॉलिटिकल, जिससे कहना चाहिए कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कि आज सिखों की मदद करने के लिए मुसलमान पहुंच गए हैं, कि उन्हें लगता है कि सिखों को आगे रखेंगे तो हम एक्सपोज नहीं होंगे। तो इस तरीके के जो नैरेटिव हैं वो वक्ती तौर पे चलते रहते हैं, और हुकूमतें उसको इग्नोर करती रहती हैं। लेकिन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भारत में और भारत के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सरकारों ने अगर उनको अपीज करते रहे, सरकारों ने उनको मजबूत बनाया, तो मैं ये मानता हूं कि भारत की उम्र, मुझे लगता नहीं है कि अगले 10-15 साल से ज्यादा है। हम ये माने कि सरकार बहुत राष्ट्रवादी है और तमाम सारी चीजें हैं, सरकार बदली है, अभी इस देश में सिस्टम नहीं बदला है। इस सरकार के दौर में ये तो हो गया है कि साहब मुसलमान एमपी बीजेपी की पार्टी से नहीं है, बीजेपी की पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुसलमान एमपी नहीं है, बट सिस्टम में
आप उनको अपीज कर रहे हैं और इस तरीके से सिस्टम में अपीज कर रहे हैं कि अब आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि जो आदमी ने एक नौकरी पाली है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो तो 40 साल के बाद रिटायर होगा ना। और उसको ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिकली आप एमपी बन जाएं या कुछ बन जाएं, अगर मुसलमानों को कुछ उनको कुछ देना भी है, यानी नाजायज तरीके से देना है, तो वो मुसलमान एमपी की हैसियत नहीं है। वो वहां सिंबॉलिकली बहुत सारी बातें करता है, लेकिन अगर हम सिस्टम में बैठ गए, जिसकी बातें किसी जमाने अलीगढ़ के ढाबों पे हुआ करती थी कि अगर मुसलमानों को दोबारा से अपनी हुकूमत को हासिल करना है तो हमें इस देश के सिस्टम के अंदर घुसना चाहिए, हमें जुडिशरी में घुसना चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी में घुसना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तय करती है कि देश कैसे चलेगा। लिहाजा नेता तो आते हैं जाते हैं। तो आज जो स्थिति है वो ब्यूरोक्रेसी में खुली छूट हो गई है उनको। जो हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको छूट दी जा रही है। लेकिन वही मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसकी एक ही सोच है, वो बड़े से बड़े ओहदे पे बैठता है। तो आप देखें कि हिंदुस्तान में एक डिप्लोमेट थे और उसके बाद वो ईरान गए, फिर भारत भी आए, माइनॉरिटी कमीशन के चेयर भी बने, विदेश भारत के नायब सदर भी बने, लेकिन उनकी सोच तो वही थी। तो इस समय मैं मानता हूं कि इस देश में जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो ये समझ के कि कहां कितना बोलना है और कैसे बोलना है, तो जहां जहां उनको लगता है कि हम बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। उसका हाल आपने कश्मीर में देखा, उसका हाल आप केरला में देख रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये आज भी बंद नहीं हुआ है। आज पॉलिटिकली जो है पार्लियामेंट में मुसलमान हो सकता है कि रूलिंग पार्टी से कम हो, लेकिन 10 गुना उससे ज्यादा इस देश के सिस्टम में उनको परमानेंटली बिठाया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का मैं मानता हूं कि अपीसमेंट ही है। लिहाजा अब क्या सरकारों की मजबूरी होती है, कैसे होती है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे समाज ने मुसलमानों के प्रति जो एक तरीके का रवैया बना रखा था कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, और मुसलमान जो बताते हैं वही इस्लाम है, वही कुरान है। अब मैं समझता हूं कि मुसलमानों से ज्यादा शायद इस देश में हिंदू कुरान पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कहता था भाई कुरान को पढ़ लो, कुरान के पढ़ने के बाद बात करो कि मुसलमान का बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या कुरान में प्रॉब्लम है या मुसलमान में प्रॉब्लम है। तो मुसलमान की प्रॉब्लम तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर कुरान के अंदर ही कुछ आपको ऐसी बातें लगती हैं तो फिर मुसलमान ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुरान को तो बिल्कुल लास्ट मानता है। उसके लिए ना तो संविधान है, ना कोई किताब है, ना कोई कानून है। तो उसने तो साफ कह रखा है कि कुरान के खिलाफ कोई बात होगी तो हम सब कुछ, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम तो नहीं कहते, क्या कहते हैं कि रामायण को जो हमारी मजहबी किताब है तो हम उसमें कुछ होगा, ठीक है, रामायण में जो लिखा है उसके बारे में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीरियल बनते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते उस पर, क्योंकि वो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम उससे कोई भगवान जो है वो छोटे हो जाएंगे या। लेकिन अब आपने अगर यही समझ लिया है कि हिंदुओं के भगवानों को गाली दो, उनको टॉयलेट में शिव जी को भगाओ, वो पी के फिल्म बनाएंगे, कोई साहब कहेंगे शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबी बहुत है, तो फिर लोग काउंटर करने लगे। अब लोगों को यह आने लगा कि भाई बकरा ईद पे खून मत बहाओ, क्रिसमस में पेड़ मत काटो। तो सवाल यह है कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो ये बताएं कि एक तरफ तो कहते हैं कि उस अल्लाह की जो कायनात है उसमें किसी की जान लेने का हक नहीं है। तो भाई आप बताएं कि इस देश में, दुनिया में अगर इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी की है तो वो तो बकरों ने की है कुर्बानी। देखिए तो आपको जान लेने का हक कैसे है? जी जी।